आइए चर्चा करें कि योग्यता किसे कहते हैं। ब्रिटिश मध्यम वर्ग जनसंख्या का 60% है। श्रमिक वर्ग, श्रम और अन्य ब्लू कॉलर कार्यों में नियोजित लोगों का समूह 14% है। भारत में जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है, वह इतना छोटा है कि सांख्यिकीय रूप से यह महज एक झटका है। सांख्यिकी विद द डी। कभी कभी संख्याओं में ±2% की त्रुटि की बात करते हैं। ऐसी त्रुटि पूरे भारतीय मध्यम वर्ग को मिटा देगी। और फिर भी यह हमारी आबादी का सबसे प्रभावशाली और दृश्यमान समूह है। यह वह सेट है जो मीडिया को नियंत्रित करता है, जो इसमें बंद है क्योंकि यह विज्ञापन पर जीवित रहता है। आप और मैं जो उपभोग करते हैं, उसका भुगतान मीडिया करता है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मीडिया की सामग्री हम पर केंद्रित है। 3% लोगों पर, न कि कई लोगों पर। दलित 23 करोड़, आदिवासी 11 करोड़ और मुस्लिम 20 करोड़। भारत की आबादी का लगभग 40% है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी राजनीतिक शक्ति संरचना और हमारे मीडिया में उनका कितना प्रतिनिधित्व है। भारत में अक्टूबर 2018 और मार्च 2019 के बीच किए गए एक ऑक्सफैम अध्ययन में पाया गया कि 121 न्यूज़रूम नेतृत्व पदों में से 106 पर उच्च जातियों का कब्जा था। बहस के हर 4 एंकरों में से 3 हिंदी चैनलों में कुल 40 एंकर और अंग्रेजी चैनलों में 47 एंकर ऊंची जाति के होते हैं। कोई भी दलित या आदिवासी नहीं था। समाचार चैनलों ने अपने प्राइम टाइम डिबेट शो के 70% से अधिक पैनलिस्टों को उच्च जातियों से आकर्षित किया। अंग्रेजी समाचार पत्रों में सभी लेखों में से 5% से अधिक लेख दलितों और आदिवासियों द्वारा नहीं लिखे गए हैं। अध्ययन के तहत 12 पत्रिकाओं के कवर पेज पर छपे 972 लेखों में से केवल 10 लेख जाति से संबंधित मुद्दों के बारे में थे। यह विचार कि दलित और आदिवासियों ने उनकी सही जगह चोरी करने को टीका कर ली है और आरक्षण योग्यता को खत्म कर रहा है। भारत के अभिजात वर्ग द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है। आईआईएम में 60% से अधिक ओबीसी, एससी पद खाली जैसे शीर्षकों वाली कहानियां इस धारणा को स्पष्ट रूप से खारिज कर देती हैं। विश्वविद्यालयों में आदिवासियों के लिए आरक्षित प्रोफेसरों के 90% से अधिक पद नहीं भरे गए। 42 विश्वविद्यालयों में 6000 से अधिक रिक्तियों में से 75% रिक्तियां आरक्षित श्रेणियों से संबंधित थीं। यहां तक कि हमारे शिक्षण संस्थान, जहां आरक्षण कानूनी रूप से अनिवार्य था, दलित और आदिवासी संकाय के साथ असहज थे। उन्हें हम में से बाकी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने की जरूरत है। यह वह मुद्दा था जिस पर मैंने एक बार बेंगलोर के एक संभ्रांत स्कूल में एक बातचीत के दौरान संक्षेप में बात की थी। यह विचार कि हमें विशेषाधिकार प्राप्त है और इसे पहचानना तथा इसके प्रति कार्य करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम अच्छे भारतीय और अच्छे देशभक्त बनना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो हम कर सकते हैं वह है इसके सुधार में हमारी अपनी भागीदारी। हम अपना कुछ विशेषाधिकार अलग रख सकते हैं और उन लोगों को दे सकते हैं जिनके पास यह नहीं है। हमारा संविधान हमें बताता है कि भारत समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का समाज है, लेकिन इन मूल्यों को बनाए रखना सरकार या राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। उन्हें हमारे नागरिकों द्वारा धारण किया जाना चाहिए। हम अपनी कुछ जगह केवल जन्म की दुर्घटना के कारण उन कम भाग्यशाली लोगों को दे सकते हैं और स्वेच्छा से उन्हें आरक्षण दे सकते हैं। यह उस स्कूल में अच्छा नहीं हुआ। छात्र इस विचार के विरोधी थे। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी योग्यता के माध्यम से जीवन में अपना स्थान, योग्यता और स्कूल में अपना स्थान अर्जित किया है। यदि दूसरों ने ऐसा नहीं किया होता तो यह उनकी चिंता का विषय नहीं था। यहां तक कि अभिभावक भी आरक्षण के विचार से नाराज थे। दर्शकों के बीच एकमत था और मैं इसे सर्वसम्मति कहूंगा कि आरक्षण बुरा था और वे, इस स्कूल के व्यक्ति,
विशेषाधिकार की किसी भी धारणा से असंबद्ध थे। बेशक मैं निराश था, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं था। एक समाज के रूप में हम यही हैं। स्कूल से उस समाज से बहुत भिन्न होने की उम्मीद नहीं की जा सकती जिसने उसे बनाया था। क्या दर्शक और विशेषकर उसमें मौजूद बच्चे अपने विचार रखना जारी रखेंगे यदि वे भारत की वास्तविकता और डेटा से बेहतर परिचित होते? मुझे ऐसा नहीं लगता। हम सभी इंसान हैं और भाईचारा मानवता के केंद्र में है। यदि उन्हें पता होता कि चीजें वास्तव में कैसी हैं, तो अन्य भारतीयों के बारे में उनकी राय अलग होती, जो सहानुभूति से उत्पन्न होती। लेकिन एक वार्ता कोई किताब नहीं है, और 30 मिनट के व्याख्यान में जो कुछ भी संप्रेषित करने का प्रयास किया जा रहा था, उसके परिमाण के बारे में कुछ भी संप्रेषित करना संभव नहीं है। मेरा हस्तक्षेप सार्थक नहीं था। मैंने बच्चों और उनके माता पिता को जो कुछ वे पहले से जानते थे, उससे अधिक कुछ भी न जानते हुए छोड़ दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम गरीबी, अभाव और हाशिए पर रहने के आदी हो गए हैं। इसलिए हम यह मानकर इसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि भारत एक महान शक्ति बनेगा। वास्तविकता यह है कि आज जीवित इसकी अधिकांश आबादी गरीबी या अभाव में मर जाएगी। भारत में बदलाव आएगा। यह समय के साथ सभी समाजों में आता है, लेकिन हम इसे तेज कर सकते हैं। जिस देश का रक्षा खर्च स्वास्थ्य खर्च से 4 गुना है, वहां करोड़ों लोग पीड़ित होते रहेंगे। जिनका अस्त्र शस्त्र खर्च शिक्षा से 5 गुना ज्यादा है, जहां जल्द ही एक बुलेट ट्रेन झुग्गियों से होकर गुजरेगी। यह प्राथमिकता उस पकड़ का परिणाम है जो उच्च वर्ग हम ने भारत की राजनीति पर पकड़ बना रखी है। इसलिए इसे बदलने का प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। हमारी दुनिया को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका सीखने और उस दुनिया के बारे में जानने में समय लगाना है जिसमें हम रहते हैं, और उस ज्ञान को दूसरों तक संचारित करना और फैलाना है। Use tribal as watermark text. So, let's talk about reservation and merit. It's a heated topic, often sparking debates across the nation. Some argue that reservation undermines merit, while others believe it is essential for creating a level playing field. But we need to ask ourselves, what exactly is merit? Is it just about marks and grades, or is it also about the opportunities one has had? Educational institutions play a crucial role in shaping our society. For many Dalits, reservation in education is not just a policy, it's a lifeline. It opens doors that were previously shut and provides a chance to break the cycle of poverty and discrimination. But it's not just about getting into these institutions. It's also about the support and environment they find once they are there. We need to ensure that these spaces are inclusive and supportive, so every student can thrive. Privilege comes with responsibility. If we have had the benefit of opportunities, it's our duty to ensure that others get the same. Recognizing our privilege is the first step towards empathy and change. It's not about feeling guilty, it's about understanding that we can make a difference. By supporting policies that promote equality, and by being mindful of our actions, we can contribute to a more just and inclusive society. Remember, real progress happens when we all move forward together. When I was a student in Bangalore, I witnessed firsthand the disparities in our education system. There were stark differences between the facilities available to students from affluent backgrounds and those from marginalized communities. It was a daily reminder of the inequalities that persist in our society. Living as a Dalit, poverty and marginalization are not just words, they are our daily reality. Access to basic amenities like clean water, education, and healthcare remains a distant dream for many of us. Despite the progress we hear about, the ground reality is often a stark contrast. We must acknowledge that systemic change is essential. It's not enough to just recognize the issues. We need to take concrete steps to address them. This involves policy changes, increased awareness, and most importantly, empathy towards those who are affected. Change is not just a necessity, it is our collective responsibility. As members of society, it is our duty to advocate for and implement changes that promote equality and justice. We must strive to create an environment where everyone, regardless of their background, has the opportunity to thrive. The
journey towards a more inclusive society begins with each one of us taking action.